स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू निम्बस करियर्स। स्वागत है आप सभी का निम्बस करियर्स में। माय सेल्फ डॉक्टर सौरभ, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल पे। नाउ दिस वीडियो इज द पार्ट 2 जिसमें हम शिफ्ट 2 का पेपर कवर अप कर रहे हैं, हमारा बायोलॉजी का 2026 यानी कि 3 महीने पहले जो आपका पेपर हुआ था। इससे पहले हमने शिफ्ट 1 का पेपर, जो आपका डिटेल्ड डिस्कशन हर एक पेपर की, हमने हर एक ऑप्शन की जो डिटेल्ड सर्जरी कर रखी है उसके वीडियोस आपको ऑलरेडी हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को पहले देखें, या पहले आप पार्ट 1 शिफ्ट 1 अच्छे से देखें, देन हम शिफ्ट 2 पे मूव करें। दीज पेपर्स आर वेरी रेलिवेंट टू योर अपकमिंग एग्जाम, बिकॉज ये पेपर आपका लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर एंड लेटेस्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेंगे अपॉन द लेटेस्ट पैटर्न। ठीक है, तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो यानी कि हमारी शिफ्ट 2 का जो पार्ट 2 है उसको शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस शिफ्ट में आपका जो पेपर था दैट वाज कंपैरेटिवली इजी टू द फर्स्ट वन। तो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पे तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। लेक्टिफेरस डक्ट्स, लेक्टिफेरस डक्ट्स जो कि आपके पास मिल्क प्रोडक्शन करेंगे, आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब जिसने लेक्टिफेरस डक्ट का, जिसको पता चल गया लेक्टी, अब व्हाई इट इज लेक्टिफेरस डक्ट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म लैक्टोज। लैक्टोज शुगर किस में होती है हमारे पास सर? लैक्टोज शुगर इज फाउंड इन मिल्क, दैट इज लैक्टिफेरस डक्ट्स। मैंस जो आपके पास क्या डिस्पेंस करेंगे, बेसिकली मिल्क डिस्पेंस करेंगे। वो कहां पे हैं? ये बेसिकली एक 10th क्लास से बच्चे से भी क्वेश्चन पूछा है, वो भी आंसर बता देगा इसका, है ना। तो इतना इजी आपका बेसिक लेवल पे पेपर था। अब ऐसा नहीं कि सारे के सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे आपको इजी लेवल पे मिलेंगे, कुछ एक क्वेश्चन लड्डू भी हैं, कुछ एक क्वेश्चन आपको थोड़े से अच्छे लेवल के भी मिल जाएंगे। बट कंपैरेटिव टू द शिफ्ट 1 दिस पेपर वाज कंपैरेटिवली इजी, दैट इज व्हाई बेटा नॉर्मलाइजेशन एग्जिस्ट। ठीक है, तभी आपकी नॉर्मलाइजेशन एग्जिस्ट करती है। चलिए आंसर बताएंगे। ऑप्शन दे रखा आपके पास, पेनक्रियाज, मेमोरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड एंड किडनी। तो पेनक्रियाज क्या मिल्क सिक्रीट करेंगे? नहीं। सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करेंगे? नहीं। किडनी सिक्रीट करेगी? नहीं। मिल्क कौन सिक्रीट करता है हमारे पास? दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज मेमोरी ग्लैंड। अब सलाइवरी ग्लैंड, अगर यहां पे एक इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूं, अगर यहां पे बात की होती हमारे पास प्लेटिपस की, जो कि अल्टीमेटली एक मैमल है, तो प्लेटिपस है तो मैमल, बट उसके पास मेमोरी ग्लैंड्स नहीं होते हैं। दैट मीन्स वो आपके पास कहां से मिल्क सिक्रीशन करेगा? वो आपके पास किससे? स्वेट ग्लैंड से आपके मिल्क सिक्रीशन करता है। दैट्स वन ऑफ द इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जो प्लेटिपस होता है कंसिडर उसको मैमल किया जाता है, बट एट द सेम टाइम वो ना तो आपका विविपेरस है, एग ले करता है। ठीक है, चलो सर प्लेटिपस पे नहीं जाते हैं अभी, अभी इस पे बात करते हैं। आंसर रहेगा इसका दैट इज मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर आपको देखा जाए यहाँ पे, तो आपके पास मेमोरी डक्ट्स होते हैं, उसके अलावा हमारे पास लैक्टिफेरस डक्ट्स होते हैं। ठीक है, एम्पुले आपके पास क्या क्या मिलके ये बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या पूछ रहा है आपसे। आपसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इमोशनल चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस। एडोलेसेंस पीरियड क्या होता है? चाइल्डहुड, चाइल्डहुड के बाद आपके पास क्या आती है? एडोलेसेंस, एडोलेसेंस के बाद प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद आपके पास क्या आती है? एडल्ट, एडल्टहुड, है ना। तो ये आपके फेजेस ऑफ लाइफ एंड देन अल्टीमेटली आपके पास सेनेसेंस आ जाती है, डेथ। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से इमोशनल चेंज कौन सा है ड्यूरिंग द एडोलेसेंस, यानी कि जब आप नोटिस करेंगे टीनेज में जब बच्चे पहुंचने लगते हैं तो उनकी बॉडी में एज वेल एज इमोशनली उनको बहुत ज्यादा चेंजेस लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बात की जाए, एक टीनेज को अपने पेरेंट्स पसंद नहीं होते, उनको उनसे इरिटेशन होती है, ये क्यों बोल रहे हैं मुझे बार बार, ये क्यों मुझे बार बार पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ये क्यों मुझे बार बार इस जगह से जाने के लिए रोक रहे हैं। हालांकि वो सब चीजें आपको बाद में समझ आएंगी, वो सब चीजें जब हम कॉलेज लाइफ पास आउट कर देते हैं या हम सेटल डाउन होने लगते हैं, तब वो चीजें हमें रियलाइज होती हैं कि यार पेरेंट्स उस टाइम पे हमारे लिए गलत नहीं बोल रहे थे, बट उस टाइम पे हमें इरिटेशन होती है इस चीज से, यार हमें क्यों रोक रहे हैं बाहर जाने से। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इमोशनल चेंज ड्यूरिंग एडोलेसेंस। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख तो ऐसा तो है नहीं कि हाँ वो प्यार में पड़ गया, आप अलग बात है ना, प्यार में पड़ के आपको भूख चलेगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया, वो अलग बात है। डिक्रीज्ड क्यूरोसिटी, नहीं ये भी नहीं होगा। इंक्रीज नीड फॉर स्लीप, ये भी नहीं होगा। मूड स्विंग्स, आंसर रहेगा दैट इज ए ऑप्शन, क्योंकि आपके पास इमोशनल चेंजेस पूछे हैं, दैट इज मूड स्विंग्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पे, और जैसा कि मैंने बताया इजी क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो चलिए अगला सवाल, ये अब इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछ ले यहाँ ना। विच रीजन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन हाउसिंग PS2, फोटोसिस्टम 2,
रिएक्शन सेंटर, हाँ जी, कहाँ पे लोकेशन पूछ रखी है बेसिकली आपके पास रिएक्शन सेंटर 2 की। अब रिएक्शन सेंटर के लिए आपको जाना पड़ेगा कहां पे, क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल कहां पे होता है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट में। अब आपके पास लीफ के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस कहां पे होती है, फोटोसिंथेसिस होती है सर, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक 6th क्लास वाले बच्चे से पूछूं, वो बोलेगा सर फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। अगर मैं 9th क्लास वाले बच्चे से पूछूंगा, वो बोलेगा सर लीफ में। अब लीफ में भी कहां पे सर, मीजोफिल सेल्स में। मीजोफिल सेल्स में भी कहां पे सर, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में भी कहां पे, क्लोरोप्लास्ट का अगर आपको स्ट्रक्चर अच्छे से याद हो, हमारे पास थाइलाकॉइड्स होते हैं। थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन, अब थाइलाकॉइड्स की भी डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो कहां पे प्रेजेंट होगा, इसका आंसर आपको बताता हूं, देन मैं आपको डायग्राम बताता हूं, दैट इज द एप्रेस्ड रीजन ऑफ द थाइलाकॉइड्स। देखेंगे यहाँ पे, ये डायग्राम देखेंगे, ये आपके पास थाइलाकॉइड या बेसिकली क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। अगर आपको यहाँ पे मैं क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताऊं, तो बेसिकली इसके पास आपके पास ग्रेना स्टैक्ड होते हैं to form a structure called as thylakoid, which are double membrane, outer membrane and inner membrane, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और यहाँ पे अगर आपको मैं थाइलाकॉइड का स्ट्रक्चर जूम इन करके बताऊं, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कहाँ पे, फोटोसिस्टम 2, ठीक है। फोटोसिस्टम 2 आपका ए प्रेस्ट रीजन में आता है। प्रेस्ट रीजन में हमारे पास, ए प्रेस्ट रीजन में, नॉन ए प्रेस्ट रीजन में आता है, सॉरी, ए प्रेस्ट रीजन में हमारे पास क्या क्या आएगा, स्ट्रोमा लेमिले, ठीक है। वो सब चीजें आपके पास कहां पे आती है, वहां पे हमारे पास डार्क रिएक्शन होती है। तो आपसे पूछे कि डार्क रिएक्शन कहां पे हो रही है, दैट इज हैपनिंग इन द ए प्रेस्ट रीजन। नॉन ए प्रेस्ट रीजन में हमारे पास क्या होगा, दैट इज PS2, लाइट रिएक्शन बेसिकली, ठीक है। क्लियर है, हाँ जी। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स प्राइमरली रेगुलेट्स द लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ ब्लड वॉल्यूम। इनमें से कौन सा हार्मोन आपके पास लॉन्ग टर्म ब्लड वॉल्यूम के ऊपर एक्ट करेगा, एक्टिंग ऑन द किडनी टू इंक्रीज द सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। सोडियम की अगर बात की जाए, सोडियम कहां प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा सर, खाने के नमक में। इसीलिए बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर जिसको ज्यादा है, जिसको आपके पास जिसको बोलते हैं, जिसका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है ना, ब्लड प्रेशर को मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जिसकी ज्यादा है, उसको नमक कम खाना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि जिसको ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है उसको नमक कम खाना चाहिए। बेसिकली जब आप नमक खाएंगे, इट विल अल्टीमेटली बी डिसॉल्व्ड इन योर ब्लड स्ट्रीम में जैसे ही आपके पास नमक ज्यादा हो जाएगा, वहां का ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि वाटर पोटेंशियल भी इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स वो आपके बॉडी के सेल से पानी खींच लेगा। इसीलिए जब आप नमक वाली चीज खाएंगे, आपको हमेशा प्यास लगेगी। आपको हमेशा प्यास क्यों लगेगी, बिकॉज आपकी ब्लड स्ट्रीम से आपकी ब्लड स्ट्रीम पानी खींच रही है। कहां से, बॉडी के सेल्स में। बॉडी के सेल्स में अगर पानी कम हो गया, दैट मीन्स आपका ब्रेन आपका थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट कर देगा कि मुझे और पानी पीना है, ठीक है। और वो पानी कहां चला गया, आपके ब्लड स्ट्रीम में। आपकी ब्लड स्ट्रीम में अगर पानी चला गया, दैट मीन्स आपके पास ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ठीक है। एनीवेज, दैट वाज नॉट द कॉन्सेप्ट फॉर द टुडे। आज की डेट में बात करें हम यहाँ पे, अगर आपका ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, जैसे ही हमारा ब्लड वॉल्यूम कम होगा, हमारे पास GFR भी कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। दिस एक्टिवेट्स रेनिन, एंजियोटेंसिन एंड एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। हाँ जी, रेनिन इज एक्टिवेटेड बाय, सिक्रेटेड बाय juxtaglomerular cells of the kidney. This is activated by juxtaglomerular cells of the kidney, JGA cells. हाँ जी, JGA cells इसको, बट क्या ये आपके पास रीअब्जॉर्प्शन करता है, नहीं। इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, रेनिन आपके पास किसको कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। एंजियोटेंसिन 2 आपके पास मल्टीपल फंक्शन देगा। एक तो आपके पास वो किसके पास चला जाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास, वहां पे उसको बोलेगा भाई क्या रिलीज कर, वैसोप्रेसिन यानी कि एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन और वैसोप्रेसिन, ठीक है, सॉरी आपके पास वैसोप्रेसिन रिलीज करवाएगा। दूसरा आपके पास ADH इसी को वैसोप्रेसिन बोला जाता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये बेसिकली आपके पास करता क्या है, ये बेसिकली आपके पास ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होगी, वॉल्यूम कम हो गया, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। एंटी एल्डोस्टेरॉन, दिस एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, दिस विल बेसिकली आपके पास रीनल डिस्टल टिब्यूल्स में जाएगा, PCT के पास नहीं जाएगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT के पास जाएगा, और वहां जाके बोलेगा कि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बॉडी में वापस कर लो। बॉडी की में सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो अल्टीमेटली वही चीज, वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा एंड बॉडी के सेल से जाएगा। दैट मींस हमारा ब्लड प्रेशर वॉल्यूम क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज सी ऑप्शन, एल्डोस्टेरॉन। इसके लिए आपको रेनिन,
एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये एंजियोटेंसिन 2 इसने एड्रिनल ग्लैंड के पास गया और क्या रिलीज करवाया, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन आपके पास क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्वेश्चन पिछली बार पूछ लिया गया आपसे, पेपर शिफ्ट 1 में पूछा गया है कि आपके पास एल्डोस्टेरॉन एक्ट करेगा तो कौन से पार्ट पे करेगा नेफ्रॉन के, पीसीडी पे करेगा, बोमेंस कैप्सूल पे करेगा, लूप ऑफ एनले पे करेगा या डीसीटी पे करेगा। तो आंसर रहेगा दैट इज डीसीटी। एक ही क्वेश्चन से आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस बनते हैं, और मल्टीपल ऑप्शन जब आप हर एक ऑप्शन की सर्जरी करेंगे तब जाके आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन से ही अगला क्वेश्चन बनता है। और ये हम पार्ट 1 में देख चुके हैं, एक ही ऑप्शन से आपके पास मल्टीपल क्वेश्चंस बनते थे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला। अब इसका नाम बोल रहा है, बायोलॉजी में आपको मैंने एक चीज बहुत क्लियरली बोली है, अगर आपको बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजी आती है दैट मींस आपके आधे से ज्यादा प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व है। हिपैटोपैनक्रियाटिक नाम बोल रहा है इसका, हिपैटोपैनक्रियाटिक। अगर मैं ड्यूडनम के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी करूं तो ड्यूडनम में मेरे पास दो चीजें आ रही है, एक मेरे पास यहां पे खुलता है सर बाइल डक्ट, जो कि मेरे पास कहां से आ रहा है, गॉल ब्लैडर से, बाइल डक्ट। दूसरा मेरे पास आ रहा है पैनक्रियाटिक डक्ट। दोनों कहां ओपन करते हैं, इनटू द ड्यूडनम। बट यहां पे सेम चीज बोल रहा है, हिपैटो मींस लिवर एंड पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक मींस पैनक्रियाज। यानी कि ये किसकी रेगुलेशन, किसकी सिक्रीशंस को रेगुलेट करेगा, लिवर, बाइल या एज वेल एज पैनक्रियाज, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस। हाँ जी, कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, टू सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं, टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं, टू रेगुलेट द रिलीज ऑफ बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस इनटू द स्टमक नहीं। स्टमक में थोड़ी ना करेगा, कहां प्रेजेंट होगा, ये सर स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में, सर ड्यूडेनम रीजन। तो आंसर रहेगा दैट इज डी ऑप्शन। इसलिए बोलता हूं टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दो, कौन सी चीज किस चीज से रिलेट कर रही है, आपको आंसर डायरेक्टली दिख जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए यहां पे आपके सामने डायग्राम है, ये देखिए, जिसको नहीं पता चला डायग्राम है अभी आपके सामने, ये देखेंगे यहां पे, दिस इज द हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पुलो ऑफ वेटर, ठीक है। एम्पुला ऑफ वेटर, इसको जो भी आपने पढ़ना है उसको आप पढ़ सकते हैं ऐसे तरीके से, एम्पुला ऑफ वेटर, ठीक है। ये आपके पास, ये देखिए यहाँ पे आपके पास बाइल डक्ट आ रहा है एंड दिस इज द पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये दोनों आपके पास एक सिंगल ओपनिंग में खुलते हैं, तो यहाँ पे आपके पास जो एम्पुला प्रेजेंट है दैट इज हिपैटोपैनक्रियाटिक एम्पुला, ऑल्सो कॉल्ड एज एम्पुला ऑफ वतेर, जो भी आपने पढ़ना, क्लियर। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्रीटेड बाय किडनीज to stimulate the production of RBCs by hemopoietic stem cells। hemopoietic stem cells यानी कि बेसिकली किसकी बात कर रही है, एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स की। किसकी बात कर रहा है यहां पे, ये एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स की। एंड द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, एंड द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस, इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस। तो नाम दिख रहा है यहां पे, कौन सा हार्मोन रेगुलेट करेगा, सर साफ दिख रहा है ना, एरिथ्रोपोएटिन। टर्मिनोलॉजी पता है, आंसर आपके सामने। टर्मिनोलॉजी नहीं पता है, कंफ्यूज हो जाओ। टर्मिनोलॉजी सीखिए, आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। कैल्सिट्रियोल किसका नाम है, विटामिन D3। कैल्सिट्रियोल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। एंजियोटेंसिन 2 अभी पढ़ा कहां पे, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म, RAA मैकेनिज्म, अभी जस्ट 2 क्वेश्चन पहले पढ़ा। इसीलिए बोलता हूं क्वेश्चन से ही नया आंसर बनता है, या नए आंसर से ही, नए ऑप्शन से ही आपके पास पुराने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलिए एरिथ्रोपोएटिन, कोई डाउट इसमें। चलिए, द एरियाज इन द मेडुला एंड द लोअर पॉन्स इन ह्यूमंस दैट कंट्रोल स्वेलिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डैश। बेटा तीसरी बार और आखिरी बार बोल रहा हूं, टर्म्स की नॉलेज आपको बायोलॉजी में है, आपकी बायोलॉजी मक्खन हो जाएगी, मक्खन। अब आपको पता है स्वेलोइंग को आपके पास मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, दिस इज डीग्लूटिशन, दिस इज कॉल्ड एज डीग्लूटिशन। स्वेलोइंग को मेडिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, डीग्लूटिशन। तो दिख रहा है आंसर, हाँ जी ए ऑप्शन सर, डीग्लूटिशन सेंटर कहां प्रेजेंट है, मेडुला एंड लोअर पॉन्स। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर कहां प्रेजेंट होगा, अगेन आपके पास अगर बात की जाए इसके पास कार्डियोवैस्कुलर सेंटर की, तो ये आपके पास अगेन मेडुला में प्रेजेंट होता है,
ठीक है। वर्निक्स एरिया एंड ब्रोकाज एरिया, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। कहां प्रेजेंट होते हैं ये सर फोर ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, नॉट प्रेजेंट इन द हैंड ब्रेन। दीज आर प्रेजेंट इन द फोर ब्रेन। इनका फंक्शन क्या रहता है? थिंकिंग। चलिए अगला सवाल। ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट इंस्पिरेशन, बेसिकली आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं, विच प्रेशर ग्रेडियंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफ्लो ऑफ द लंग्स इनटू द एयर, सो एयर इनटू द लंग्स। बेसिकली आपसे सिंपल भाषा में पूछ रहा है कि इंस्पिरेशन के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। इसके लिए आपको पता होना चाहिए मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, सांस लेने की प्रक्रिया, सांस अंदर कैसे ली जाती है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। जैसा कि हमें पता है हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, इट इज एनाटॉमिकली क्लोज चेंबर। ठीक है, एनाटॉमिकली क्लोज चेंबर है। साइड में मेरे पास रिब्स हैं, इसके बीच में मेरे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और नीचे मेरे पास डोम शेप्ड डायफ्राम। एट द सेम टाइम मुझे पता है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। हाँ जी, आइडियल गैस इक्वेशन P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये मुझे पता है। दैट मीन्स अगर मैं अंदर किसी तरीके से, अब एयर का भी मुझे पता है, एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये भी मुझे पता है कि एयर मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। दैट मीन्स अब मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज नहीं कर सकता बाहर का। हाँ जी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बाहर नहीं चेंज कर सकता, मैं अपनी बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर, ये प्रेशर चेंज कर सकता हूं। अब बॉडी का प्रेशर मुझे चेंज करना है, क्यों करना है? अब मुझे सांस अंदर लेके जानी है, दैट मीन्स मुझे अंदर प्रेशर क्या चाहिए? कम चाहिए। दैट मीन्स मुझे अंदर क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए मेरी बॉडी जो चीज करेगी, एक तो डायफ्राम को बाहर कर देगी, नीचे कर देगी, और रिब्स को फुला देगी बाहर को। तो अंदर का इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या कर गया? डिक्रीज, सॉरी, प्रेशर डिक्रीज कर गया और वॉल्यूम कर गया इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो प्रेशर कर जाएगा अल्टीमेटली डिक्रीज। कोई ऑप्शन है यहाँ पे? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर फॉल्स बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखते हैं सारे। इंट्रा प्लूरल प्रेशर, प्लूरा का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, प्लूरा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि प्लूरा आपके पास जस्ट एक आपकी आउटर मेम्ब्रेन है लंग्स की। तो प्लूरा वाले ऑप्शन तो काट दो। इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बिकम्स हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नहीं, आंसर रहेगा सी ऑप्शन, दैट इज इंट्रापल्मोनरी प्रेशर बिकम्स बिलो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तभी तो आपके पास एयर मूव करेगी हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। हाँ जी, यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए सेम चीज है यहाँ पे बता रखी है। जब आपने एयर को इनहेल करना है तो डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड रिब्स और स्टर्नम को राइज करना पड़ेगा, ताकि आपके पास अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाए एंड प्रेशर डिक्रीज कर जाए। कौन सा प्रेशर? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, क्लियर है? चलिए पढ़ेंगे अगला सवाल। क्या पूछ रहे हैं आपसे? द सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन फ्रॉम द एड्रीनल मेडुला इज रेगुलेटेड बाय डैश। कौन सा मैकेनिज्म से आपके पास एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन, जिसको एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी बोला जाता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन, कब सीक्रेट होता है? जब आपके सामने शेर आ गया। तो इसकी, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं शेर मेरे पीछे भागा और मैंने शेर को पीछे छोड़ दिया तो मेरा एड्रेनलिन हमेशा हाई रहेगा, उसको कम भी तो करना है। कौन करेगा कम? अब यहां पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए, दैट दिस इज मेंटेन्ड बाय एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी कौन सा पार्ट? सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा कब एक्टिवेट होता है? जब हम किसी डेंजर कंडीशंस में होते हैं, शेर सामने आ गया, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक कब होगा? जब हम नॉर्मल है, नॉर्मल जिस टाइम पे अभी मैं खड़ा हूं, मेरा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड है, यानी कि मेरा हार्ट रेट डिक्रीज्ड है, सलाइवेशन ज्यादा है, स्वेटिंग कम है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास इट इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल कंट्रोल बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका कब एक्टिवेट होगा? जब आपको डेंजर दिखेगा। पिट्यूटरी फीडबैक नहीं, टीएसएच, टीएसएच का कोई लेना देना नहीं है सर। टीएसएच का आपके पास एड्रेनलिन रश से कोई लेना देना नहीं है। नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, हालांकि नेगेटिव फीडबैक आपका काम करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में, बट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर रिलीज फ्रॉम adrenal cortex, not from the adrenal medulla. They are released from the adrenal cortex, not from the adrenal medulla, बाहर वाले पोर्शन से, ठीक है। चलिए आंसर क्लियर है इसका। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन
cause of female sterility in which the fallopian tube is occluded either at the fimbriatic ends or elsewhere along its extent. बेसिकली ये बात कर रहा है यहाँ पे फीमेल्स में ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से आपके पास फीमेल स्टेरिलिटी अराइज होती है, इन विच द fallopian ट्यूब इज occluded या बेसिकली ब्लॉक्ड. हाँ जी, मम्प्स और कार्टिस नाम बोल रहा है इसका, कौन कॉज करेगा? वायरल मम्प्स. बट बेसिकली आपके पास ये क्या करेगा? जो टेस्टीज होते हैं उसको इफेक्ट करता है. इट डज नॉट इफेक्ट फीमेल्स. वेरिकोसील, ये आपकी कुछ सुनी सुनी टर्म लग रही है. वेरिकोसिस कहां पे होता है? ज्यादातर टांगों में, वेन वेरिकोसिस. तो बेसिकली आपके पास क्या रहता है वहां पे? आपकी वेन्स जो है वो स्वेल कर जाएंगी. वेन स्वेल कर जाएगी. अब बेसिकली ये आपके पास टेस्टीज, ये भी मेल्स को इफेक्ट करता है. इट इज प्रेजेंट इन टेस्टीज. अब टेस्टीज में आपके पास वेन्स फूल की तो क्या होगा? टेस्टीज में वेन्स फूल की तो ज्यादा ब्लड फ्लो आ जाएगा. ज्यादा ब्लड फ्लो आ गया तो टेम्परेचर टेस्टीज का इंक्रीज कर जाएगा. आप बोलोगे सर उसका क्या मतलब हुआ? तो टेस्टीज का अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, हम लोगों को पता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, हमारी बॉडी को टेम्परेचर चाहिए होता है 2 to 3 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, तो वो आपका टेम्परेचर बॉडी के बराबर हो जाएगा और एंटीबॉडी आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगी. तो इसको भी यहां से काट देता हूं. क्लीफेल्टर सिंड्रोम XXY जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका यहां पे कोई लेना देना नहीं है. तो आंसर रहेगा दैट इज डी ऑप्शन, दैट इज एंडोमेट्रोसिस. क्लियर है? अब एंडोमेट्रोसिस में होता क्या है देख लेंगे, इसको भी देखेंगे यहां पे. ये आप देखेंगे यहां पे जो आपके पास फेलोपियन ट्यूब एज वेल एज इसके बाहरी वाली मेम्ब्रेन पे आपके पास इट बेसिकली एक्ट्स ऑन द सेम हार्मोन्स एज दैट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो बेसिकली ब्लीडिंग आपके पास किसी और रीजन से हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कहीं और चल रही है, तो बेसिकली ओवरीज जिसके ऊपर हार्मोनल इफेक्ट होना चाहिए वहां पे हो नहीं रहा. क्लियर है? चलिए, द रिपीटेड सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ एपनिया. एपनिया क्या होता है? दिस इज लॉस ऑफ ब्रीदिंग. मेडिकल टर्म्स याद रखो, क्वेश्चन यहीं से आएगा. एपनिया मतलब लॉस ऑफ ब्रीदिंग. नहीं पता है नोट डाउन कर लो. मीन्स लॉस ऑफ ब्रीदिंग फॉलोड बाय ग्रेजुअल रिस्टोरेशन ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज डैश. दिस इज कॉल्ड एज काइनस्टॉक्स रेस्पिरेशन. हाँ जी, मेडिकल टर्म है आपके पास. दिस इज द पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, आपको पता होनी चाहिए. बर्ड्स रेस्पिरेशन, कुसैमल्स ब्रीदिंग एंड पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग, इसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है. बेसिकली आपके पूछ रहे सीक्वेंस ऑफ ऑनसेट ऑफ एपनिया, मतलब आपको सांस नहीं आई शुरू में, देन ग्रेजुअली वो रिस्टोर होगी. दिस इज कॉल्ड एज काइनस्टोक्स रेस्पिरेशन. हाँ जी, दिस इज कॉल्ड एज काइनस्टोक्स रेस्पिरेशन. आई होप आपने लोगों ने अब तक लिख लिया है. चलिए देखेंगे भी अगला क्वेश्चन पूछेंगे. Which terms refers to contraception method involving withdrawal of penis from the vagina before ejaculation? This is considered under natural. This is considered under natural method of contraception. तो method of contraception की बात करूं अगर, तो contraception हमारे पास बेसिकली 3 मेथड से. बेसिकली ओवरली इसको दो मैं कैटेगराइज करूं तो आर्टिफिशियल एंड दूसरा आता है हमारे पास नेचुरल. नेचुरल जिसमें हम कोई भी एक्सटर्नल एजेंट इस्तेमाल नहीं करते. नेचुरल हमें पता है 3 टाइप का है. कौन कौन सा? लैक्टेशनल एमेंड्रिया, कोइटस इंटरप्टस. ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड. आर्टिफिशियल हमारे पास 2 टाइप के हो जाते हैं, बैरियर मेथड्स, मेडिकेटेड मेथड्स, सर्जिकल मेथड्स. ठीक है, तो बैरियर मेथड्स में क्या क्या आ जाते हैं? कॉन्डम्स आ जाते हैं. ठीक है, रिदम मेथड, कोइटस इंटरप्टस, स्टेरिलाइजेशन आपके पास बेसिकली सर्जिकल मेथड आ गया. आंसर रहेगा इसका दैट इज कोइटस इंटरप्टस. नाम बोल रहा है इसका. कोइटस मींस सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड इंटरप्टस मींस आप उसको बीच में रोक दे. दिस इज कोइटस इंटरप्टस. लैक्टेशनल एमेंड्रिया में क्या होता है आपके पास? सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 months, जिसमें आपके पास मदर बेबी को फीड कर रही है, उस टाइम पे आपके पास प्रोजेस्टेरॉन हाई लेवल में रहता है, तो देयर इज नो ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल. बहुत प्यारी चीज है. ठीक है, बट इट इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव, है ना. दिस इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव. दिस इज कॉल्ड एज कोइटस इंटरप्टस. चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे. क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. हिंट देता हूं, एक हिंट क्या देता हूं? हिंट देता हूं खली, द ग्रेट खली. द ग्रेट खली.
समझ आ गया होगा अब तक तो। एडिसन डिजीज कॉज्ड ड्यू टू हाइपोथायराइडिज्म, तो इसको तो यहां से एलिमिनेट कर दो। मिक्सिडीमा यहां से एलिमिनेट कर दो, बचे दो। एक डिजीज है आपके पास जो होगी आपके पास किसमें, ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन आपके पास कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है तो बंदा क्या रह जाएगा, बौना रह जाएगा। उसको क्या बोलेंगे, बौने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ड्वार्फ। बीमारी कौन सी हो जाएगी, ड्वार्फिज्म। अच्छा जी, अब अगर ज्यादा मात्रा में रिलीज हो गया, अब देखना यहां पे, अगर वो एक्सेस अमाउंट में रिलीज हो गया तो इसके दो केसेस है। अगर तो है बच्चों में, अगर तो है बच्चों में, बिकॉज बच्चों में हमारे पास अभी तक एपिफाइसिस प्लेट फ्यूज नहीं हुई है, दैट मींस देयर आर चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग इन द बोन लेंथ। तो बोन लेंथ हमारी इंक्रीज कर जाएगी, बंदे की हाइट बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी, तो उस कंडीशन को बोलेंगे बंदा क्या हो जाएगा, जायंट, और बंदे को बोल देंगे, बीमारी को बोल दिया जाएगा जायजेंटिज्म, जैसी कि खली को है। और अगर एडल्ट्स में होता है, अब देखो यहां पे एडल्ट्स में अगर ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, अब यहां पे ग्रोथ तो होनी नहीं है, हाइट तो बढ़नी नहीं है, क्योंकि एपिफाइसिस प्लेट आपकी क्या कर रखी है, फ्यूज हो रखी है। दैट मींस उसके सिर्फ क्या बढ़ेंगे, हाथ पैर बढ़ेंगे। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्रोमेगैली। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज सी ऑप्शन, एक्रोमेगैली। हर एक ऑप्शन की सर्जरी करनी है तभी अगले क्वेश्चन पे मूव करना है, बिकॉज हर एक क्वेश्चन में छुपा है एक अगला क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। चलिए, when was the reproductive health program known as family planning first initiated in India? हाँ जी, इंडिया में आपके पास फैमिली प्लानिंग कब आई थी, फैमिली प्लानिंग आई है इंडिया में ड्यूरिंग द 1951 फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। सबसे पहले आपके पास 1951 में फैमिली प्लानिंग ही आई थी। इसके लोगोज भी हैं, ठीक है, जैसे आपको पता है मोटोज क्या क्या हैं, हम दो हमारे दो, ठीक है। आजकल यूपी में तो आपके पास 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चा करेगा उसकी तो सरकारी नौकरी भी नहीं लगेगी, है ना। तो देयर आर सेवरल इनिशिएटिव्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू मेंटेन द पॉपुलेशन। तो फर्स्ट वन वाज इनिशिएटेड इन 1951। क्लियर है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ सर्टोलाइज सेल्स? हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ सर्टोलाइज सेल्स, सर्टोलाइज सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज नर्सिंग सेल्स। इनको नर्सिंग सेल्स क्यों बोलते हैं भाई, बिकॉज बेसिकली अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो इमेच्योर स्पर्म्स होते हैं इनके हेड यहां पे एम्बेडेड होते हैं टू डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट, दिस इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज नर्सिंग सेल्स। तो क्या ये सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन करेंगे? नहीं, ये तो हमारे पास सर लेडिक सेल्स करते हैं। ये तो कौन करते हैं सर, लेडिक सेल्स करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स, also called as interstitial cells। रेगुलेशन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, नहीं सर, ये कौन करेगा, रेगुलेशन ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कौन करेंगे, गोनाडोट्रोफिन्स, गोनाडोट्रोफिन्स करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, अब यहां पे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर यहां पे तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ में तो हेल्प कर रहे हैं, बट क्या ये खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं स्पर्मेटोजोआ? नहीं, ये किस में हेल्प कर रहे हैं, ये सिर्फ इनकी न्यूट्रिशन में हेल्प कर रहे हैं। These only help in nutrition, not in the production। प्रोडक्शन में तो कौन हेल्प कर रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि आपके पास मियोसिस कर रहा है, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो दैट इज प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। हाँ जी, ये कौन कर रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि आपका डिप्लॉयड है। आंसर रहेगा इसका दैट इज सी ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड टेस्टीज बैरियर इज फॉर्म्ड बाय सर्टोलाइज सेल्स, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन देख के कंफ्यूज नहीं होना है, हर एक ऑप्शन को डेप्थ में पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोएम लोडिंग इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रखी है भाई, जल्दी से बताएंगे। अब आपको पता होना चाहिए फ्लोएम एपोप्लास्टिक पाथवे फॉलो करता है या कौन सा, हाँ जी, कौन सा पाथवे फॉलो करता है? बेसिकली आपसे पूछ रहा है साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव करता है या सेल वॉल के थ्रू मूव करता है। एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट लोडिंग, जल्दी से बताएंगे। एपोप्लास्ट लोडिंग क्या होता है और सिम्प्लास्ट लोडिंग क्या होता है? सिम्प्लास्ट नाम बोल रहा है उसका, साइटोप्लाज्म के थ्रू जाएगा,
एपोप्लास्ट क्या होगा, सेल वॉल के थ्रू जाएगा, तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा। Yes, D option. In apoplast loading, the number of plasmodata connecting sieve tubes to the surrounding cells is fewer. ठीक है, चलिए डी ऑप्शन। जैसे कि मैंने बताया एपोप्लास्ट पाथवे आपका थ्रू सेल वॉल एंड सिम्प्लास्ट थ्रू द साइटोप्लाज्म। चलिए, इन प्रिमिटिव गोनाड डेवलपमेंट इनटू द ओवरीज, if no gonads are present, which one of the following will occur? Now this is one interesting question. ये मेरे को पहला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा आपके पास इस सेक्शन में। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जब आपके प्रिमिटिव गोनाड्स होंगे ओवरीज में डेवलप हो जाएंगे, एंड इफ नो गोनाड्स आर प्रेजेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल अकर। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बेसिकली आपसे एम्ब्रियोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया, एम्ब्रियोलॉजी से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से बताएंगे। अब इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हमारे एम्ब्रियो की डिफॉल्ट सेटिंग क्या है। डिफॉल्ट सेटिंग हमारे एम्ब्रियो की क्या है, डिफॉल्ट सेटिंग है हमारे एम्ब्रियो की कि उसको डेवलप होना है इनटू अ फीमेल, उसको डेवलप होना है इनटू अ फीमेल। बट हमारे जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो आपके पास इन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, तभी हमारे पास देयर इज प्रोडक्शन ऑफ मेल। या ठीक है, अगर आपके पास गोनाड्स ही नहीं बनेंगे, ठीक है, इफ नो गोनाड्स आर प्रेजेंट, गोनाड्स ही नहीं बनेंगे, टेस्टिस ही नहीं बनेंगे, तो डिफॉल्ट सेटिंग में क्या चला जाएगा, डिफॉल्ट सेटिंग में क्या चली जाएगा सर, फीमेल चली जाएगी। तो आंसर है दिख रहा, यस, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल इंटरनल जेनिटेलिया। मेल तो बनेगा नहीं क्योंकि मेल गोनाड तो है नहीं। डिफॉल्ट सेटिंग में फर्क नहीं पड़ेगा उसको कि आपके पास ओवरी है या नहीं है, या टेस्टिस है या नहीं है, डिफॉल्ट सेटिंग में क्या चला जाएगा, वो फीमेल की तरफ चला जाएगा। ठीक है, चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम की पूछ रहा भाई, मायोमेट्रियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मायोमेट्रियम का अगर आपको पता हो, इट इज द कौन सी लेयर, मिडल लेयर ऑफ यूट्रस। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी आपके पास, सबसे इनर वाली कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का फंक्शन क्या होगा, मेंस्ट्रुअल चेंजेस के थ्रू जाएगी। मायोमेट्रियम मस्कुलर स्ट्रक्चर है, हार्मोनल चेंजेस के थ्रू, कौन सा, ऑक्सीटोसिन, उस टाइम पे किसमें, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगी टू डिलीवर द बेबी। हाँ जी, दिख रहा है कोई और, इज अ थिक मिडल लेयर ऑफ स्मूथ मसल, इंटरनल लेयर नहीं, थिन लेयर स्ट्रेटेड। अब आपसे पूछ रहा है स्ट्रेटेड या अनस्ट्रेटेड। हाँ जी, मिडल लेयर तो पता चल गया, बट स्ट्राइएटेड होगी या अनस्ट्राइएटेड होगी। पहले तो थिक होगी, थिन वाले को तो काट दो। अब बचे दो ऑप्शन, बताएंगे, स्मूथ मसल या स्ट्राइएटेड मसल। स्ट्रक्चर देखेंगे एक बार पहले, ये देखेंगे आप, ये देखो स्ट्रक्चर देखेंगे, दिस इज द मायोमेट्रियम, थिक लेयर देख रही है। अब ये स्मूथ मसल होगी या, अब ये स्मूथ मसल होगी या स्ट्राइएटेड है, क्या आपकी बॉडी के कंट्रोल में है। अगर कंट्रोल में है तो स्ट्राइएटेड है, स्ट्राइएटेड है तो स्केलेटल है, स्केलेटल है तो वॉलंटरी है। बट दिस इज, सिंस दिस इज इनवॉलंटरी, देयरफॉर इट विल बी अ स्मूथ मसल। दिस इज इनवॉलंटरी, देयरफॉर इट विल बी अ स्मूथ मसल। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहां पे करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, which one of the following antigens of the RH blood group system is primarily culprit in causing immunization of RH negative। बेसिकली आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में आपके पास एंटीजन बताओ कौन सा होगा। तो एबीओ तो नहीं होंगे, हाँ जी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस में आपके पास एबीओ तो नहीं होंगे, क्योंकि एबीओ तो आपके पास, ठीक है, डायरेक्ट एंटीजन है, तो ये तो नहीं होंगे। एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, डी एंटीजन। दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड। हमेशा बोलता हूं एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करोगे, आंसर की एक्यूरेसी 110% रहेगी। आंसर रहेगा दैट इज डी एंटीजन। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डाइजेस्टिव हॉर्मोन्स इनहिबिट बोथ गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एंड मोटिलिटी। बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि गैस्ट्रिक, यहां पे आपको क्वेश्चन समझ आ जाना चाहिए था यहां तक, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को कौन इनहिबिट करता है।
अब गैस्ट्रिन और सिक्रेटिन की बात करूं तो गैस्ट्रिन तो हमारे पास एक्टिवेट करता है, हाँ जी, गैस्ट्रिन आपके पास स्टमक में रिलीज होगा, इट विल कॉज द सिक्रेशन ऑफ HCl, ये आपके पास बाइकार्बोनेट आयंस की सिक्रेशन को प्रमोट करेगा, स्टार्ट करेगा, तो इन दोनों को तो यहां से एलिमिनेट करते हैं। वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, इसको भी यहां से एलिमिनेट करेंगे, आंसर बचेगा हमारे पास, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पेप्टाइड, GIP बेसिकली इसकी बात करें, इस एक्ट एज अ बेसिकली जबकि आपकी बॉडी में इंटेस्टाइन में फैट ज्यादा होता है उस टाइम पे ज्यादा एक्टिवेट होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज हमने जो अपना सेकंड सेक्शन है वो डिटेल में, बहुत ही डिटेल में हर एक ऑप्शन की सर्जरी करके हमने डिस्कस किया। तो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, आशा करूंगा आपकी प्रेपरेशन अच्छे से जाएगी। तो सी यू गाइज सून, हैव अ गुड डे, जय हिंद।